तो हेलो एवरीवन, दिस इज अग्रवाल। वेलकम टू द लर्न साइंस विद यश। और कैसे हो आप सब? तो इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट टू में, जैसे कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन देखा था, जिसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। दैन उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। फिर उसके बाद हमने ओम्स लॉ देखा था। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करके कोलैब किया था। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना और अच्छे से मेरे साथ चीज़ें को देखना, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें हम, है ना? और जैसे कि मैंने फर्स्ट जो पार्ट डाला था उसमें कुछ बच्चों की मैंने रिक्वेस्ट ये की थी। उसमें उन्होंने बच्चों ने बोला था मुझसे कि सर मेरे को प्रैक्टिस सीरीज भी चाहिए, यानी कि मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए। जैसे ही अपने ये चैप्टर्स खत्म होते हैं, मैं एक बहुत शानदार सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के, तो एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो लगेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो लगेगा आएंगे पेपर में, उनको भी मैं खुद कराऊंगा। ठीक है। बाकी मैंने एक वीडियो डाली थी अभी एक दिन पहले, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए थे, मैंने लिखे थे कि बताए थे मैंने आपको कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स में। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के जो आने वाले हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी पार्ट टू देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इस पार्ट टू में हमको क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो ये सब हमारा हो चुका था, और हमको पढ़ना है अब सीधे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन टू डिफरेंट बेसिस। यानी कि जो हम सर्किट डायग्राम में रजिस्टर्स लगाते थे, रजिस्टर क्या करता था, वो रजिस्टेंस प्रोवाइड कराता था, यानी करंट को रोकता था। जो हम उसको प्रोवाइड कराते थे करंट को रोकने के लिए, तो रजिस्टर लगाते थे। तो वो किस किस तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किन किन तरीकों से आप लगा सकते हो। तो रजिस्टर को आप दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। जैसे कि मैंने आपको एमीटर पढ़ाया था और वोल्ट मीटर पढ़ाया था। तो एमीटर याद करो कि एमीटर कैसे लगाते थे, एमीटर लगाते थे सीरीज में और वोल्ट मीटर लगाते थे पैरेलल में। तो अब हम देखेंगे कि ये सर सीरीज और ये पैरेलल का मतलब क्या है ना? चलो, तो देखो, सबसे पहले सीरीज में लगाने का मतलब क्या होगा, तो हम लगा के देखते हैं। चलिए, पहले सबसे पहले मैं पेन में कन्वर्ट कर लूँ उसको, कलर। चलो, सीरीज में सर्किट लगाने का मतलब ये होता है कि आप ये सर्किट को इस तरीके से लगा रहे हो। ये एक लगा दिया, ये दूसरा रजिस्टर लगा दिया, ये तीसरा रजिस्टर लगा दिया, सपोज ये लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने सर्किट लगा दिए। इसमें रजिस्टेंस क्या है, एक सेकेंड, इसमें रेजिस्टेंस है R1, इसमें रेजिस्टेंस R1, इसमें रेजिस्टेंस है R2, एंड देन इसमें रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बैटरी से, इसको मैं अगर बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, बैटरी लगा देता हूँ, एमीटर लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ, इसको मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ तो आप क्या देखोगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो अगर करंट आई है, करंट आई अगर R1 से जाएगा तो वही सेम करंट R2 से भी जाएगा, है ना? क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं ना, बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं। वही सेम करंट R3 से भी जाएगा, और वो करंट ऐसे निकल के वापस ऐसे पूरा एक कंटिन्यूअस लूप बनाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या कंक्लूजन समझ में आया, यहां से आपको कंक्लूजन ये समझ में आया होगा कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर दीज आर ज्वाइंट। वो कैसे ज्वाइन होते हैं, दीज आर ज्वाइन एंड टू एंड। कैसे ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले तो हमने बताया था एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, इसमें करंट कैसा होता है, करंट होता है सेम। कैसा करंट होता है, करंट होता है सेम। सेम करंट होता है हर जगह, यानी कि R1 में भी वही करंट जा रहा होगा, R2 में भी वही करंट जा रहा होगा, और R3 में भी वही करंट जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा हर रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। करंट कैसा था, सेम था, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था, वो डिफरेंट था। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं कि डिफरेंट पोटेंशियल, क्या हो रहा है आज मेरी पेन को, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि V डिफरेंट होगा, I सेम होगा। सीरीज की बात कर रहा हूं अभी मैं, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ सीरीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया, अब आगे देखो। तो अगर मैं
अगर मैं R1 के लिए बात करूंगा, R1 के लिए बात करूंगा तो ओम्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले तो याद करो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए R1 के लिए जो V होगा यानी कि V1 होगा वो क्या होगा? आई आर वन। ठीक है, पहले वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई आर वन होगा। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए क्या होगा? V2 के लिए आई आर टू। सर यहाँ पे आई आप सेम क्यों रख रहे हो? क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि सीरीज में आई जो होता है, करंट जो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। तो V2 होगा आई आर टू और V3 होगा आई आर थ्री। ये तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई? ठीक है, और ये हो गया टोटल, ये बात हो गई टोटल की। ये V इक्वल टू आई आर, ये हो गया टोटल के लिए, यानी कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए, यानी कि टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो V इक्विवेलेंट जो होगा, क्या मैं इसको प्लस करके इकट्ठा करके लिख दूं? क्यों लिख दूं? क्योंकि ये डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होता है तो हमको नेट तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल क्या करते हैं हम? सबका इंडिविजुअली प्लस कर देते हैं, ये तो करते हैं। तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब देखना, जो V इक्विवेलेंट है उसको मैं लिख दूं आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं ना। ठीक है, इक्वल टू, एक सेकेंड, पेन आज दिक्कत दे रहा है। आई इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं मैं? सॉरी, V इक्विवेलेंट क्या था? आई आर इक्विवेलेंट, और V1 क्या होगा? अभी निकाला, आई आर वन प्लस V2 क्या होगा? आई आर टू प्लस V3 क्या होगा? आई आर थ्री। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर आई आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आई यहां से मैं कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं आई कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये आई से ये आई कट जाएगा, कट जाते हैं ना, इतनी बेसिक मैथ तो आती होगी ना आपको। इसके बाद आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या निकल के आया आपको सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो मैंने निकाला ये था सीरीज के लिए, जो आर इक्विवेलेंट निकल के आया, यानी कि बोला जाए आर टोटल निकल के आया, वो क्या निकल के आया सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर लगाते हैं और टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है, ये मैंने डेरिवेशन करके आपको बता दिया। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मैं गारंटी ले लो, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे, या फिर कहो डायरेक्ट आपसे डेरिवेशन बोल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का करके निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलो, तो एक लाइन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आप और जरूर देखना। वो लाइन ये है कि नोटिस करना, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। इन सीरीज द इक्विवेलेंट, जो टोटल रेजिस्टेंस है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इस लाइन का मतलब आप खुद बताना, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द, अरे ये पेन आज काम नहीं कर रहा है, द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ये लाइन मेरे को पढ़ के बताओ और आपको बताओ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस लाइन का मतलब ये है, आप नोटिस करना कि सपोज R1 जो था, सपोज R1 था 3, क्या था? 3 ओम का, R2 था 4 ओम का, और R3 था 6 ओम का। ठीक है, सपोज करना ये था। ठीक है, इनमें से, इन तीनों रजिस्टर में से बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 6 ओम का रेजिस्टेंस बड़ा है। लेकिन ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो बड़ा होगा, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। किससे? किसी भी कॉम्बिनेशन के किसी भी ग्रेटर वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा बड़ी होगी। यानी कि इसमें बड़ी क्या थी? 6 ओम बड़ा था ना, लेकिन जब इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो इससे भी बड़ा निकल के आएगा। ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है भाई, निकल के ही आएगा। क्योंकि देख लो, इन सबको क्या करेंगे हम? प्लस ही करेंगे ना। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? R1 यानी कि 3, R2 यानी कि 4, और R3 यानी कि 6। इसका जब हमने प्लस किया तो क्या निकल के आया? आर इक्विवेलेंट टोटल कितना निकल के आया? कितना आया? 13।
13 ओम, तो 13 ओम 6 ओम से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये था आपका सीरीज में ये रजिस्टर कैसे लगाते हैं और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं पैरेलल के लिए। अब पैरेलल के लिए सर, पैरेलल के लिए आपने बताया, तो पैरेलल के लिए हम लगाते कैसे रेजिस्टेंस को, तो वो सुन लो सबसे पहले। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे ये देख लो। कुछ इस तरीके से होगा, ए पॉइंट, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, फिर ये पैरेलली लग गए होंगे, एक रजिस्टर लगाया, दूसरा रजिस्टर लगाया, और ये तीसरा रजिस्टर लगाया। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो, जिसमें ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा R3। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलो, अब मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे कि सपोज यहाँ से मैंने एक पूरा सेटअप तैयार किया, पूरी यहाँ पे बैटरी वगैरह लगाई, इसको, अरे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे बैटरी वगैरह लगाई, पूरा बकायदा एमीटर लगा दिया, बकायदा एक स्विच लगा दिया, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दिया। ये पूरा सेटअप तैयार करने के बाद अब आप दौड़ाएंगे करंट। ठीक है, यहाँ से करंट दौड़ाया, यहाँ से आई करंट दौड़ा। ठीक है, आई करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर आप देखना इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके आप खुद देखो करंट बट जाएगा, करंट बट जाएगा यहाँ पे, यानी कि करंट इसमें सेम नहीं होता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं होता। ठीक है, करंट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से बढ़ जाएगा ना, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसका मतलब एक लाइन हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसमें ये लिखते हैं कि करंट कैसा रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट रहता है डिफरेंट। कैसा रहता है, डिफरेंट। ठीक है, दूसरा, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा एक चीज याद रख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो रहता है सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, हर एक केस में। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं लिख देता हूँ पीडी, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, वो रहता है सेम। ठीक है, देखो आज मेरी पेन भी वर्क नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो काम चल ही रहा है। ये बात समझ में आ गई? देन उसके बाद एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि वन एंड, एक एंड जो होता है ऑफ ईच रजिस्टर, of each resistor, one end of each resistor is connected to one point, and other end is connected to another point। ठीक है, वहां पे क्या लाइन थी, वहां पे थी कि यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट होता था। यहाँ क्या होता था, यहाँ पे एक रजिस्टर, एक एंड जो होगा वो एक पॉइंट से कनेक्ट होगा, दूसरा एंड दूसरे वाले से कनेक्ट होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब करते हैं डेरिवेशन इसका। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था क्या चीज डिफरेंट रहती है। वहां पर सीरीज वाले में क्या डिफरेंट था, क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था ना, तो उसका हम टोटल निकाल रहे थे। यहाँ पर क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट, तो यहाँ पे इसका टोटल निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम हमारे गुरु हैं, ध्यान रखना, तो उनको सबसे पहले हम याद करेंगे, उनका सबसे पहले आह्वान करेंगे। तो ओम्स लॉ कहते हैं V इक्वल टू आई आर, ये कहते हैं V इक्वल टू आई आर। यहाँ से जब हमने I निकाला तो वो कहते हैं V अपॉन आर। ठीक है, तो I इक्विवेलेंट निकालेंगे और R भी इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि V तो सेम है ही, यहाँ पर तो V सेम होता है। ठीक है, चलो ये भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ पे I1 क्या होगा, V अपॉन R1, किसके लिए, R1 रजिस्टर के लिए। R1 रजिस्टर के लिए I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। I2 के लिए क्या होगा, I2 के लिए होगा, जो R2 रेजिस्टेंस है उसके लिए होगा I2 इक्वल टू V अपॉन R2, और जो R3 रजिस्टर है उसके लिए क्या होगा, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। इतनी बात समझ में आई? चलो, अब हमें पता है क्या डिफरेंट होता है इसमें, करंट डिफरेंट होता है ना, तो करंट निकालेंगे टोटल, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, करंट निकालेंगे, चलिए
करंट निकालेंगे तो क्या होगा, आर आई इक्विवेलेंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इतनी बात समझ में आई। आई इक्विवेलेंट कितना था, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। I1 कितना है, V अपॉन R1। I2 कितना है, V अपॉन R2 प्लस I3 कितना है, V अपॉन R3। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकल सकती है, पहले तो लिख देंगे सीधे V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर यहाँ से V को कॉमन निकाल लें, V को कॉमन निकालने से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये समझ में आ गई। चलो, यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टर होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। कुछ इस प्रकार निकल के आता है। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसमें जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होगा या छोटा होगा? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो, आई होप आपने बता दिया होगा, आपने कमेंट में टाइप कर दिया होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसमें, पैरेलल वाले में, वो छोटा होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ठीक है। कैसे होगा, छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। चलो, जस्ट सपोज कीजिए आप, कलर इसको यही ठीक है, रेड। सपोज कीजिए R1 जो है वो 3 है, R2 है वो भी 3 ओम है, ठीक है, और R3 भी 3 ओम है, सपोज करते हैं, ठीक है। ये सब 3 ओम है। अब देखना, इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं। फिर एक क्वेश्चन भी है अपने पास, 1 अपॉन आर टोटल निकालना है, इक्वल टू आप 1 अपॉन R1 कितना है 3 प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 3, ये भी 3 है, ठीक है। इसका जब हम टोटल निकालेंगे, आर इक्वल निकालेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 3, यहाँ आएगा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 अपॉन 1, इससे ये काटा तो 1। अब देखना, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो है उसको भी घुमाएंगे तो बगल वाली जो डिजिट है वो भी घूमेगी, तो इसको अपन ने घुमा दिया, यानी कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बचा 1। तो आप देखो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस था पैरेलल वाले में, टोटल रेजिस्टेंस था जो पैरेलल वाले में, वो कितना आया 1 आया, और इंडिविजुअल कितने कितने थे 3 के थे ना। तो जो टोटल होता है पैरेलल वाले में छोटा आता है इंडिविजुअल वाले से, ठीक है, और जो सीरीज वाला होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा आता है, ठीक है। समझ में आया आपको? यही एक रीजन है, ये एक रीजन है कि अपने घरों में जो सर्किट वगैरह जो सब चीजें अप्लायंसेस लगते हैं ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं, ना कि सीरीज में लगते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आगे कराऊंगा, या फिर अभी अभी सुन लो कि जो अपने घरों में सर्किट्स जो पूरे लगे हुए हैं, अपने घरों जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो कम आता है, यानी कि सारे अप्लायंसेस में सही सही अमाउंट का, अच्छा अमाउंट का करंट पहुंच जाता है। लेकिन वही सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने बताया था, जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो बहुत ज्यादा आता है। कितना आता है, बहुत ज्यादा आता है। अब बहुत ज्यादा आने की वजह से क्या होता है, करंट भी ज्यादा लगता है। तो इस वजह से जो सीरीज कॉम्बिनेशन में चीजें लग जाती है तो वहाँ करंट ज्यादा यूज होता है, यानी कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए एक तो ये रीजन है, और बाकी और क्या क्या रीजन है वो आगे बताएंगे, ठीक है, सबर करो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, अब कर लेते हैं अपन एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अगर आपने अभी ये समझा हो, ये आपने अभी समझा हो, तो ये क्वेश्चन फटाफट से पोस्ट करो वीडियो को और सॉल्व करके दिखाओ, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ये है कि सपोज करो 3 रजिस्टर हैं R1, R2 और R3, ठीक है। इनके रजिस्टेंस दे दिए आपको, 5 दे दिया, इसका 10 दे दिया, और इसका 3 दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका वोल्ट है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि करंट निकाल दो, प्रत्येक रजिस्टर से कितना कितना करंट जाएगा वो निकाल दो, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट निकाल दो, उसके बाद टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल दो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर सर, आप मेरे को एक बार बताइए, यहाँ जैसे कि आपके क्वेश्चन क्या होगा कि सर आप ये बताइए कि यहाँ पर ना तो यहाँ सीरीज मेंशन है ना तो यहाँ पैरेलल मेंशन है, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब कुछ मेंशन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि करंट निकाल दो ईच रजिस्टर का, यानी कि इंडिविजुअल करंट निकालना है। और इंडिविजुअल करंट हम कब निकालते हैं, इंडिविजुअल करंट हम तब निकालते हैं जब कोई भी चीज पैरेलल कनेक्ट हो।
है ना, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है, तो तब तो इंडिविजुअल निकालेंगे नहीं। यानी कि अगर इसने बोला है कि इंडिविजुअल निकालो, इसका मतलब अलग अलग है करंट सब में, और अलग अलग कब होता है, जब पैरेलल कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे पैरेलल वाले फॉर्मूलाज लगेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं ही करता हूँ सॉल्व। ठीक है, चलो सबसे पहले इंडिविजुअल निकालेंगे। इंडिविजुअल निकालेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो, I1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1। ठीक है, ये होता है, थोड़ी देर पहले बताया था ओम्स लॉ, अभी कर रहे थे जब सॉल्व कर रहे थे अपन। तो V इक्वल टू कितना है, V तो 12 है, 12 वोल्ट की बैटरी है, और R1 कितना है, R1 5 है पहले वाले का। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 2.4 एम्पियर। कर लेना, डिवाइड कर लेना, आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद पहले वाला निकला, फिर I2 निकालेंगे। I2 क्या होगा, V अपॉन R2 इक्वल टू, V कितना है 12 और R2 कितना है 10। तो ये सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1.2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद I3 निकालेंगे। I3 इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R3। अब V कितना है 12 और 3 कितना है, सॉरी R3 कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, वो है 30। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पाएगा 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर करके देख लेना। तो ये तीनों का इंडिविजुअल निकाल लिया, पहला क्वेश्चन कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा वाला बोल रहा है टोटल करंट निकाल लो। क्या निकालेंगे, टोटल करंट। टोटल करंट क्या होता है पैरेलल वाले में, I इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या होगा, I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2 और I3 कितना है 0.4। इन सबको सॉल्व करो, जब इनको प्लस करोगे आंसर आपका निकल के आएगा 4। तो 4 एम्पियर टोटल करंट निकल के आ गया। तो दूसरा वाला भी कर लिया। तीसरा वाला क्या कर रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस निकाल दो। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, डेराइव भी किया था, क्या कर रहे थे अपन, क्या डेरिवेशन निकाला था अपन ने डेरिवेशन में किया था कि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल वाले केस में, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, चलो 1 अपॉन R1 कितना है 5 प्लस 1 अपॉन R2 कितना है 10 और R3 कितना है 30। जब आप इनको सॉल्व करोगे, इनका एलसीएम लोगे, तो आपका टोटल एलसीएम निकल के आएगा कितना, टोटल निकल के आएगा कितना 30 निकल के आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसका जब सॉल्व करोगे तो इसको निकल के आएगा आप कितना 6, इसको करोगे तो 3, इसको करोगे तो 1। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है निकल के 10 अपॉन 30 कितना आया 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 कितना आ रहा है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आ रहा है 1 अपॉन 3, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, और ये भी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने, क्या था कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट था, ये भी पलटेगा और जो सामने वाली डिजिट है वो भी पलट जाएगी, दोनों चीज पलटा देंगे अपन, है ना। तो दोनों पलटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो था वो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3 था, ये भी घूमेगा तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया 3 ओम का, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया 3 ओम का। तो अपन ने ये भी सॉल्व कर लिया। तो ऐसे करके अपन ने क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन था वो बोर्ड का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तब तक कराएंगे जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, डोंट वरी। चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपका पूरा सर्किट बना हुआ है। इस क्वेश्चन में ये पूरा सर्किट बना हुआ है पूरा। इस सर्किट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो करने के बाद यहाँ करंट बट रहा है, थोड़ा यहाँ जा रहा है, थोड़ा यहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से जाके यहाँ जाके यहाँ जाके फिर यहाँ बट रहा है, यानी कि थोड़ा यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर इस वाले में जा रहा है, फिर इस वाले में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले दो केस लोगे, एक तो ये होगा केस 1, एक ये लोगे केस 2। ये दो केसेस में करोगे सॉल्व। ठीक है, एक ये पैरेलल वाला निकालोगे, फिर एक ये पैरेलल वाला निकालोगे, फिर इन दोनों का जो आंसर होगा वो सीरीज में आ जाएंगे, इन दोनों का जो आंसर होगा वो सीरीज में आ जाएंगे, तो फिर टोटल निकल आएगा। चलो इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको और फिर टोटल करंट निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले केस 1। इसको एक काम कर, अच्छा लिखा है इसमें R1 लिखा है और R2 भी लिखा है, चलो ये सही है, वरना यहाँ पे R1 R2 लिखते अपन। तो केस 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी R इक्विवेलेंट निकालेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 क्यों किया, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, इसीलिए
तो 1/r इक्वलेंट क्या आएगा, क्या निकल के आएगा 1/r1 यानी 10, 1/r2 यानी कि 40। इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 40, और ये इसको करोगे तो 4 प्लस इसको करोगे तो 1 यानी कि 5/40। इसको काटोगे तो 1/8। ठीक है, फिर से वही चीज दोनों घुमा देंगे तो आर इक्विवेलेंट निकल के आया अपना 8। 8 अगर आप इसको अकेला रखोगे तो गलत हो जाएगा, तो 8 ओम, 8 ओम। ठीक है, तो ये निकल गया केस 1, यानी कि अब ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये कितना निकल के आएगा टोटल 8 ओम का, यहाँ से 8 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, चलो अब केस 2, केस 2 यहाँ कर लेते हैं। चलो केस 2 में आर इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। इसको करोगे तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो टोटल आएगा 60 एलसीएम, और फिर ये करोगे सॉल्व तो आएगा यहाँ पे 20, यहाँ करोगे तो आएगा 30, सॉरी 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 मिस्टेक हो गई। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा 2, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा 3, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा 1। टोटल निकालोगे तो कितना आएगा 6, 6/60 यानी कि 1/10, 1/10। तो इसको भी घुमाओगे तो इसको घुमाने पे क्या आएगा टोटल आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट टोटल निकल के आएगा 10, आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। अब देखना इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब डायग्राम देखो कैसा आएगा, इसका डायग्राम कैसे बन के आएगा। देखो ये जो डायग्राम था, अब डायग्राम ये ऐसे था, पहले तो कैसे था, ये बना था। ठीक है, ये डायग्राम था। अब ये जो डायग्राम है वो ये अपन ने टोटल निकाल लिया, तो अब ये अकेला हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो एमीटर लगा हुआ है, फिर यहाँ भी अपन ने टोटल निकाल लिया तो ये अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना निकल के आया था, ये टोटल निकल के आया था 8 यानी कि 8, और ये टोटल निकल के आएगा था 10। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब बोला क्या है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस अब ये जो दोनों है, ये और ये दोनों सीरीज में आ गए, एक लाइन में आ गए, एक लाइन में। तो अब सीरीज वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो आर सीरीज क्या हो जाएगा 8 + 10, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 18 ओम का जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो 18 ओम का जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा 18 ओम का। 18 ओम का रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में और क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है आपको करंट। क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब करंट निकालने की क्या करोगे, करंट निकालने की क्या करोगे बताओ, टोटल करंट निकालना है ना, तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको वोल्ट भी चाहिए, और वोल्ट के साथ साथ आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। चलिए यहाँ पर कहीं आपको वोल्ट दिख रहा है, कहीं भी आपको यहाँ पे वोल्ट दिख रहा है, वोल्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो लिख लो, लिख नहीं पाया मैं, सॉरी। यहाँ पे जो वोल्ट है वो 12 वोल्ट का है, जो बैटरी है 12 वोल्ट की है। तो देख लो अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको स्पेस चाहिए अपन को, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। अब अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, तो टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट। तो टोटल करंट आएगा अपना I इक्वल टू होता है V/R, I इक्वल टू V/R। तो टोटल करंट यानी I इक्वल टू V होता है अपना, निकल के आया 12, सॉरी V दिया गया था 12, और R अपना निकल के आएगा 18। R अभी निकल के आया कितना 18 निकल के आया ना। तो जब आप इसको काटोगे, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपका टोटल आंसर निकल के आएगा 0.67 एम्पियर। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपके आ गया आंसर, ये है टोटल करंट। टोटल करंट आपका निकल के आ गया। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस आप पहले ही निकाल चुके थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, अभी ये क्वेश्चन और करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, एक्स की वैल्यू होती है, इसमें होती है, क्वेश्चन में होती बेटा, एक्स की वैल्यू होती है। बहुत नोटी हो रहे हो, डबल मीनिंग में बहुत सारी बात समझते हो। चलो ये देखो, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा मजाक हो गया, थोड़ा सा फटाफट पढ़ाई पे आ जाओ। एक्स की वैल्यू इसमें अपन को निकालनी है। चलो कैसे करेंगे सॉल्व, वो देखते हैं। इसको पहले समझो, क्वेश्चन को देखो और समझो किस तरीके से हमको करना होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से समझना इस चीज़ को कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो होने के बाद रजिस्टर में जा रहा है,
इस रजिस्टर में जाने के बाद यहाँ पे करंट बट रहा है, यहाँ पे करंट बट रहा है। ये जो रजिस्टर है वो आपको दिया है 2 ओम का, ये जो 12 का, ये 6 का, ये 3 का, ठीक है। फिर ये जो है वो x ओम का है ना, x ओम का है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में, चलो, लेकिन ये पैरेलल है। अब इसको पहले सीरीज बनाओ। इसको सीरीज करने के लिए इसको पहले सॉल्व कर लो, इक्विवेलेंट निकाल लो, तो इसका टोटल जो आएगा वो यहाँ ऐसे लग जाएगा, फिर ये सीरीज हो जाएगा। पहले ये कर लो, फिर बताएंगे धीरे धीरे। चलो, वो मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे पता है। चलो, इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसको अपन कैसे निकालेंगे? इसको अपन करते हैं पहले पैरेलल ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1/r इक्विवेलेंट जो होगा, इसको नाम दे दो R2, क्योंकि ये तो हो गया R1, ये R2 दे दो, इसको दे दो R3, इसको नाम दे दो R4, और ये आपका x जो है वो R5 है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट होगा वो R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो टोटल निकल के आता है कितना, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करो, आएगा 12, 1 प्लस इसको सॉल्व करो 2, इसको सॉल्व करो 4। तो टोटल निकल के आएगा आपका 7/12। कितना निकल के आएगा, 7/12, ठीक। तो R इक्विवेलेंट निकल के आया, R इक्विवेलेंट निकल के आया कितना, 12/7। इसको घुमा दिया ना, तो 12/7, ठीक है। इसको काट लो और सॉल्व कर लो, तो इसको काट के सॉल्व करोगे तो आएगा 1.7, 1.7, और भी आएगा 1.7 ही छोड़ दो, 1.7 ओम, बस इतना छोड़ दो, 1.7 ओम इतना निकल के आएगा, इसको इतनी छोड़ दो। अब आगे देखो, अब उसका जो डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा अपना। अब डायग्राम भी तो चेंज होगा, तो डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लो। अब डायग्राम अपना चेंज हो जाएगा। ये बैटरी लगी हुई है, ये ओम लगा हुआ है, इसमें करंट रिकॉर्ड हो रहा है 0.4 एम्पियर का। फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि कितना है, x है। फिर ये रजिस्टर है, ये 2 का है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये अब टोटल निकल के आ गया, टोटल निकल के आ गया। ये टोटल कितना निकल के आया, 1.7 ओम का निकल के, ठीक है। अब देखना ये तीनों कैसे आ गए, ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए, ये तीनों सीरीज में हो गए ना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज क्या करना, अपन टोटल करंट निकाल ले रहे हैं। टोटल करंट अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अपन सीरीज वाला है तो अपन एस करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक अपने पास एक और फॉर्मूला है जिससे अपन टोटल करंट निकाल सकते हैं। वो कौन सा है, वो सीधे ओम्स लॉ वाला है। तो उसको करके पहले टोटल करंट निकाल देते अपन। तो ऐसे कर ले रहे हैं अपन, टोटल करंट, टोटल करंट क्या होगा, V इक्वल टू होता है आई आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई होगा ना। R इक्वल टू होगा, V कितना है 6 और I कितना है 0.4। इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपका 4 1 4 और 5 यानी कि 15। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा आपका 15 ओम का टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको यहीं रखना, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस आप सीरीज में कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे आ जाएगा 2, ये वाला दिया 2 वाला 2 लिख लेंगे, प्लस ये भी टोटल निकाला अपन ने, ये 1.7 प्लस ये x, ठीक है। टोटल कितना है 15, और ये क्या है 2 प्लस 1.57 सॉरी प्लस x। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 15 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 3.7 प्लस x। इसको वहां भेजो तो x इक्वल टू क्या आएगा 15 माइनस 3.7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना 11.3, ठीक है। इसका निकल के आएगा 11.3। तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 11.3, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 11.3, वहां पर आपकी x की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, मैंने 3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड करा दिए। अब आप आगे बढ़िए, अब देख लेते हैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है वो मेरे नोट्स हैं, ध्यान रखना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो देखो एक चीज ध्यान रखो, जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, जो अपने अप्लाइंसेज हैं, जब भी आप ओवर यूज कर लेते हो, जैसे कि अपन चार्जर जब ओवर यूज कर लेते हैं, जब चार्जर पे लगा रहता है, आप देखते हो चार्जर गर्म हो जाता है। फिर अपन जो नॉर्मली जो चीज़ें होती है अपने घर की, जैसे टीवी है, फैन है, जब ये ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो यूज़ होने के बाद क्या होता है, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यही जो टॉपिक है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि जो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होना, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होना। और जो जो हीट है वो कुछ कुछ चीज़ों पर डिपेंड है, वो जो हीट है वो कुछ कुछ चीज़ों पर डिपेंड होती है। वो क्या होती है वो देखते हैं।
वही इसमें लिखा हुआ है कि जब भी करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में तो क्या होता है, ये क्या होता है, जो कंडक्टर होता है वो कैसा हो जाता है, वो हॉट हो जाता है, यानी कि कभी कभी कहते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें क्या होती है, कन्वर्ट होती रहती है हीट एनर्जी में, तब जाके वो लिखता है अपन वो गर्म गर्म बहुत ज्यादा। ठीक है, बस इसी चीज को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो कुछ कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि करंट की स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेंगी। देन उसके बाद रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेंगे, यानी कितना रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, यानी कि कितना रेजिस्टेंस उसमें फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेंगे इसमें। देन तीसरे नंबर पे डिपेंड करता है टाइम पर, यानी कि कितने समय तक आप उस करंट को फ्लो करा रहे हो। जैसे कि आपने नॉर्मली टीवी देखी तो आप जैसे 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा टीवी देख लो तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती, यानी कि ज़्यादा हीटिंग उसमें ज़्यादा गर्म नहीं होती टीवी। लेकिन यही टीवी आप 4-5 घंटे तक कंटिन्यू देखते रहो, आप कंटिन्यू टीवी चलाई, आपने 6 घंटे कंटिन्यू टीवी चलती रही, तो क्या होता है, टीवी आप जब पीछे से छुओगे, पीछे से उसको टच करोगे तो आपको गर्म दिखेगा। गर्म दिखेगा क्यों, करंट की वजह से, करंट जा रहा है ना। ठीक है, तो यही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये उसके क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ कि मैंने बताया आपको कि जो हीटिंग है वो करंट पे डिपेंड कर रही थी, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी और टाइम पे डिपेंड कर रही थी। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का जो एक बोला जाए फॉर्मूला बन के निकल के आया, यही तीनों चीज़ें मिलके आपस में साथ में आई और क्या बना लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बना लिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में। क्या बोलोगे कि क्वेश्चन ये पूछेगा आपका बोर्ड ये पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप क्या बोलोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अरे ये पेन काम करना बंद कर जाता है कभी कभार, यानी क्या हो जाता है इसको, आप बोलोगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अच्छा ये तो निकल के आ गया, अब सर ये निकल के कैसे आया वो बताओ, यानी कि अब इसका डेरिवेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट 3 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि ड्राइव करके दिखाओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। ठीक है, तो अब ध्यान से अपनी कमर की पेटी को बांध देना, क्योंकि मैं अब समझाने जा रहा हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन। चलो इसको समझने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखो, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। करंट क्या होता था, आई इक्वल टू होता था क्यू अपॉन टी, यानी कि करंट होता था चार्ज अपॉन टाइम, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो उसको बोलते थे करंट। ठीक है, चलो यहाँ से अगर मैं क्यू निकालूँ, यहाँ से मैं क्यू निकालूँ क्या हो जाएगा आई टी, क्यू निकालने पे क्या हो जाएगा आई टी। बस इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, इसको अपन ने कर दिया बॉक्स में बंद। ठीक, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना चार्ज मूव किया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसमें कितना वर्क डन किया गया, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है। अब देखना एक चीज, अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से निकालेंगे वर्क डन, तो वर्क डन निकालने पे क्या होगा, वी क्यू, ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा वी क्यू, ये वी क्यू हो जाएगा ना। अब इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन को अगर मैं बोल दूं कि इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो वर्क डन है वो क्या कर रहा है, वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो मैं W की जगह H लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, यानी कि जो वर्क डन इसमें हो रहा है वो क्या हो रहा है, उससे हीट जनरेट हो रही है ना, इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो किस क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। तो वर्क डन की जगह मैं हीट लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखूंगा, H इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, यही H जो है वो V इंटू क्यू, क्यू क्या निकाला था अपने थोड़ी देर पहले अपन ने, आई टी निकाला था ना, तो इसकी जगह क्यू की जगह आई टी लिख दूं, आई टी। तो H इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वी आई टी, निकल के आया वी आई टी। तो एक तो फॉर्मूला होता है ये H इक्वल टू वी आई टी, क्या होता है H इक्वल टू वी आई टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है हीटिंग निकालने का। ठीक है, चलो अभी हुआ नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अभी देखते जाओ जादू, H इक्वल टू क्या निकल के आया, वी आई टी। ठीक है, अब सर H इक्वल टू वी आई टी होता है, लेकिन हमने तो ओम्स लॉ में ये पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि V इक्वल टू होता है आई आर, होता है ना। तो ये जो V है, इस V को उठाओ और इस V में पटक दो,
इस V को उठाओ और इस वाले V में पटक दो, ठीक है। कैसे? H इक्वल टू इस V की जगह I लिख दो, और I तो पहले से था ही और T यहाँ था, तो 2I हो गए ना, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। तो ये निकल के आ गया अपना फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया? तो ये था डेरिवेशन I स्क्वायर RT। अभी एक और फॉर्मूला निकालता हूं, देखो अभी ध्यान से देखो, चलो ये अभी क्या निकल गया है, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अच्छा, हमें तो पता ही था पहले से कि H इक्वल टू क्या होता है, VIT। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किस में हेराफेरी की थी, हमने करी थी V में हेराफेरी करी थी ना, V को हटाया था, अब हम I को हटाते हैं। तो I हटाएंगे क्योंकि ओम्स लॉ ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, लेकिन I इक्वल टू भी होता है V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R होता है ना। तो अब हम I को हटाते हैं, तो I को हटाने से क्या होगा, अभी देखो क्या होता है, H इक्वल टू I हटाने से V इंटू I की जगह रख देते हैं V अपॉन R, और T का T है ही, तो देखो V दो हो गए, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R T, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R T। ये होता है दूसरा फॉर्मूला, नहीं सॉरी तीसरा फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले निकल के आ गए, क्या निकल के आ गए, तीन फॉर्मूले। एक तो निकल के आया अपना कौन सा, H इक्वल टू VIT, दूसरा निकल के आया H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, तीसरा निकल के आया H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले निकल के आ गए, ये था डेरिवेशन आपका। अगर आपसे जूल्स लॉ का डेरिवेशन पूछे तो आप इतना ही लिख के आ जाना, इतना ही छोड़ के आ जाना, ये इतना करके आ जाना, बस यही है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसको पढ़ लो, नॉर्मली कुछ नहीं है इसमें, देख लेते हैं इसको। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं, जो घरों में चीज होती है, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इसमें क्या होता है, इसकी जो हीटिंग कॉइल होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है, इस्त्री होती है, प्रेस होती है, इसकी जो हीटिंग कॉइल होती है इनसाइड, तो वो क्या होता है, वो एलॉय की बनी होती है, इसको बोलते हैं नाइक्रोम, नाइक्रोम, नाइक्रोम नाम का एक एलॉय होता है, उससे बनी होती है। क्यों? क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस इधर से प्रोवाइड कराएगा, उधर से हाई करंट प्रोवाइड कराएगा, इधर से हाई रेजिस्टेंस, इधर से हाई करंट, जब आपस में टकराएंगे बहुत ज्यादा तेजी से टकराव होगा और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो हीटिंग कॉइल हीट जनरेट करती है। चलो आगे, वही इसमें लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है प्रेस करने के लिए क्लॉथ को। दूसरा इफेक्ट, इलेक्ट्रिक हीटर, वही सेम है, वही सेम है, इसमें भी नाइक्रोम वायर यूज होता है, फिर इसमें वही चीज होती है, इसमें यूज होता है जब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, हाई रेजिस्टेंस से वो चीज गर्म हो जाती है, पानी वहां से निकालते हैं पाइप से तो गर्म हो जाता है, वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी, ये जो बल्ब होता है इसका फिलामेंट जो होता है, ये देखो ये दिख रहा है, ये बल्ब लगाया हुआ है, इसका जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये बना होता है टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। और टंगस्टन क्या करता है, टंगस्टन हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, हाई रेजिस्टेंस कैसे, जब भी करंट पास होता है तो ये कहता है, ये व्हाइट हॉट और ग्लो लाइट जनरेट करता है, कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो वो करंट को बहुत तेजी से रोक रहा है, इधर से बहुत तेजी से करंट पहुंच रहा है, तो आपस में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, और बहुत तेजी से एकदम से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद, अच्छा टंगस्टन क्यों यूज और करते हैं, क्योंकि टंगस्टन जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि ये जल्दी से जलता नहीं है, 3380 डिग्री सेल्सियस, सोच रहे हो कितना हो गया, हाँ। चलो फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है वो देख लो। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। जब भी हाई रेजिस्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, कैसे होता है, बहुत ही ज्यादा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे ऑपरेट होता है, जब भी घरों में क्या होता है, जब भी घरों में बहुत ज्यादा अमाउंट की बिजली आ जाती है, जब भी हमारे घरों में बहुत ज्यादा अमाउंट की बिजली आ जाती है, एकदम से करंट आ जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो घर में जो अप्लायंसेस हैं, जैसे बल्ब लगा हुआ है, पंखा है, एसी है, ये खराब ना हो जाए, ये शॉर्ट सर्किट के कारण ये फट ना जाए, ये खराब ना हो जाए, ये बिगड़ ना जाए, इस वजह से जो फ्यूज लगा होता है वो फ्यूज ब्रेक हो जाता है, फ्यूज ब्रेक हो जाता है, और जब फ्यूज ही ब्रेक हो जाएगा तो आगे करंट पास नहीं होगा, और आगे करंट पास नहीं होगा, इससे हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो ये फ्यूज का काम होता है, ठीक है। कैसे होता है, पहले जो फ्यूज आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे, इसमें इस तरीके का वायर होता था, वायर, तो यहाँ से करंट पास हुआ, और करंट अगर हाई वोल्टेज का करंट पास हो रहा है तो ये क्या होता है, वायर ये जल जाता था, और जैसे ही जल जाता था आगे करंट पास नहीं होता था, इस तरीके का फ्यूज लगता था पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एमसील वाला सिस्टम आ गया है, जैसे ही करंट ज्यादा जाता है वो एमसील डाउन हो जाती है अपने आप, ठीक है, समझ में आ गया आपको, वही चीज में लगी हुई है, वही चीज में लिखी हुई है। आगे इलेक्ट्रिक केटरी,
जो इलेक्ट्रिक केटली है, टोस्टर है, वही सब चीज़ें सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक है। वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वही जो आपको थोड़ी पहले बताया। इसमें भी हीटिंग कॉइल होती है, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस वो सारे सेम है, वो मैंने लिख दिए हैं, आप उसको पढ़ लेना बस, ठीक है। वही सब चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम और प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यानी कि ये एक ऐसी रेट है जिससे कि ये एक ऐसी चीज है जिससे क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसकी रेट है ना, उस चीज की रेट, उसको बोलते हैं पावर, है ना। यानी कि बोला जाए कितने समय में कितनी ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है आपका कोई भी अप्लायंसेस, उसको बोलते हैं पावर। वही चीज है, ये वही पावर है जो आपके घरों में रीडिंग लेने आते हैं ना बिजली विभाग वाले, कि घर में इतने वाट, इतनी बिजली यूज हुई है तो इतना पैसा लगेगा, इतनी बिजली यूज हुई है तो इतना पैसा लगेगा, तो ये वही पावर है, ठीक है। चलो पावर बेसिकली होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि कितना काम हुआ कितने समय में, तो उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये उसका फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। अब सुन लो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वाट, क्या होती है वाट, ठीक है। और 1 वाट, 1 वाट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 वाट होगा 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई उसको बोलेंगे 1 वाट, ठीक है। समझ में आया? पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। इससे निकल गया 1 वाट। ये जो है ना 1 वाट, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम, इनको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एक ही नंबर में, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये तो यूनिट हो गई छोटी, लेकिन जो बड़ी यूनिट होती है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी जगह है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई है, वहाँ पे क्या ज़्यादा बिजली यूज होती है, तो वहाँ पे जो बात होती है वो वाट में नहीं होती, वो होती किलो वाट में, ठीक है। तो किलो वाट क्या होता है, किलो वाट वाट का बड़ा वर्जन है, ठीक है, लार्ज यूनिट है ऐसा यूनिट। 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 0 0 0 0 इस तरीके से 10 की पावर 6 जीरो इस तरीके से लगा दो, वो होते हैं वाट। चलो अब पावर का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। जैसे पावर का भी क्या फॉर्मूला निकाला हमने, पावर का क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला भी देखते हैं। पावर का फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, ये पढ़ा ना। लेकिन पावर के कुछ और फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकालेंगे देखो, तो इसको करते हैं हम किस तरीके से, इसको करते हैं हम, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। तो यहां से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, वी क्यू, क्या होगा वी क्यू होगा कि नहीं होगा, बस इसी वर्क डन को, वी क्यू को वो यहाँ रख दो इस वाली पोजीशन में, तो पावर इक्वल टू डब्ल्यू की जगह रख दो वी क्यू अपॉन टी। इतना समय आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज और ध्यान रखो, क्या रखोगे कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। बस अब देखो यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, ये देखो क्यू अपॉन टी दिख रहा है, तो इस क्यू अपॉन टी की जगह आई रख दूं तो कोई दिक्कत, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा वी आई, हो गया वी आई। इस जगह, इसकी जगह, ये जो क्यू अपॉन टी है इसकी जगह मैंने आई रख दिया बस, और कुछ नहीं किया। समझ में आ गया आपको? बस तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब एक और फॉर्मूला निकालना है, तो एक और फॉर्मूला निकालना है, तो देखो P इक्वल टू वी आई आ गया। अब ओम्स लॉ सर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहते हैं P इक्वल टू होता है, सॉरी सॉरी ओम्स लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं कि V इक्वल टू होता है आई आर, V इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। तो बस इस V को यहाँ रख दो, तो जैसे ही आप यहाँ रखोगे P इक्वल टू क्या था, V अपॉन आई, और इस V की जगह रख दिया आई आर, और आई ऑलरेडी पहले से था, तो P इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। देन उसके बाद अभी रुको, अभी एक फॉर्मूला और निकालते हैं। तो देखो P इक्वल टू वी आई था, वी आई तो था। अब पहले हमने किस में हेरा फेरी की थी, V में, अब हम हेरा फेरी कर देते आई में। तो जिस प्रकार ओम्स लॉ कहता था कि V इक्वल टू आई आर, उस प्रकार ये भी तो कहता है I इक्वल टू वी अपॉन आर, ये भी तो कहता है ओम्स लॉ। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि आई की जगह रख दो, तो P इक्वल टू आई वी, आई की जगह रख देते हैं V अपॉन आर। यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो क्या बोला मैंने आपको, P इक्वल टू होता है V इंटू आई,
अब आई की जगह रख देते हैं v अपॉन आर, तो p इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन आर, इक्वल टू हो गया v स्क्वायर अपॉन आर। एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, और एक अभी ये वाला फॉर्मूला निकाला। तो कितने फॉर्मूले निकाल लिए हमने इसके, कितने फॉर्मूले निकाल लिए हमने इसके? 3 फॉर्मूले निकाल लिए। अब आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क ये है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे के सारे जितने फॉर्मूले मैंने आपको इसमें निकाल के दिखाए या करके दिखाए या पूरी वीडियो में जितने थे, सारे फॉर्मूलाज को कमेंट में लिख के दिखाओगे, कमेंट में लिखोगे और इन सबको याद करोगे, मल्टीपल टाइम्स इसको नोट करोगे, आपको अपने आप याद आ जाएंगे। अच्छा सर क्वेश्चंस को कैसे करें? अच्छा सर एक बार बताओ कि आप इन फॉर्मूला आप लिखवा रहे हो, इतने फॉर्मूला याद कैसे करें? तो आपको फॉर्मूला याद करने का सबसे शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करो। यानी कि अगर जैसे एक टॉपिक है पावर, पावर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, आपको पावर का फॉर्मूला याद हो गया, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और डोंट वरी, धीरे 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 चलने दो, वीडियोस को देखो, इसके बाद अपन एक काम करेंगे कि क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से कर लो, छोटा सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है कि अगर कोई डिवाइस है वो पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर कोई डिवाइस है वो पावर कंज्यूम कर रहा है और कितने समय में कर रहा है, यानी कि बोला जाए एक डिवाइस कितने समय में कितनी पावर यूज कर रहा है उसको बोलती है एनर्जी। एक डिवाइस कितने समय में कितनी पावर यूज कर रहा है उसको बोलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू टी, बस ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। इसका मतलब ये है कि एक डिवाइस जो है वो कितने समय में कितनी पावर यूज कर रहा है उसको बोलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसकी ऐसे यूनिट होती है जूल, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर वो भी होती है। कैसे होती है किलोवाट आवर? देखो, क्योंकि देखो पावर की होती है, पावर की होती है वॉट, लेकिन अगर बड़ी स्केल बात करते हैं तो किलोवाट, किलोवाट। और बड़े स्केल बात करते हैं तो समय हम घंटे में लेते हैं, है ना, आवर में लेते हैं, तो किलोवाट आवर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट और ये था आपका पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और आपका इलेक्ट्रिसिटी मैंने पूरा खत्म कर दिया, 2 घंटे में हमने पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया। 1 घंटे की वीडियो पार्ट 1 में मैंने डाल दी, दूसरा जो 1 घंटा है ये मैंने पार्ट 2 में डाल दी। अब दोनों वीडियो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। बाकी रही बात क्वेश्चन की, तो धीरे धीरे चलने दो, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसी के एनसीईआरटी क्वेश्चन की आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। और पूरे क्वेश्चन में करा दूंगा, सारी चीजें आपको, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे पढ़ते रहो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये दिसंबर आने से पहले पहले आपके साइंस के सारे टॉपिक हो चुके होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुके होंगे, और फिर टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे इसमें, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। बस आप थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुँचाइए, मेरे काम को अप्रिशिएट कीजिए, बाकी आपका मैं उद्धार कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज वैसे भी वीडियो इतनी बड़ी हो चुकी है, चलिए।